नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज बुधवार को उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली है और गुरमीत सिंह ने राज्य के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान ने उन्हें राजभवन में शपथ दिलाई और कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव SS संधू ने किया और समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और आला अधिकारी, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी मौजूद रहे और उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के राजभवन पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत किया था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना से 2016 में सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने सेना में करीब 40 सालों की सेवा दी और इस दौरान उन्होंने 4 राष्ट्रपति पुरस्कार और 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड प्राप्त किए और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेना एडजुटेंट जनरल 15 कॉर्पस के कमांडर है और वो चीन मामलों से जुड़े मिलिट्री ऑपरेशन के निदेशक भी रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 19 सितंबर को उत्तराखंड आएंगे और आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से CM केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे की जानकारी दी है और वहीं केजरीवाल का ये पहला हल्द्वानी दौरा है और इससे पहले वो 2 बार देहरादून आ चुके और उन्होंने अपने 2 दौरे में बिजली गारंटी के तहत 300 यूनिट प्रति महीने बिजली देने की घोषणा के साथ ही कर्नल अजय घोटियाल को CM पद का चेहरा घोषित किया था और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की भी घोषणा की थी। अब तीसरे दौरे में वो फिर कोई बड़ी घोषणा कर सकते और वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भूत संकल्प आप विकल्प अभियान तेज कर दिया और आपका दावा है कि इस अभियान को लोगों को भारी समर्थन मिल रहा है और अभियान के तहत कई लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और आप चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि 20 सालों में कांग्रेस बीजेपी ने प्रदेश को लूटने का काम किया, जिससे अब जनता तीसरा विकल्प चुनने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड में नैनीताल बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर पर मंगलवार देर रात धमाका होने से हड़कंप मच गया और धमाका होने के कारणों की जांच की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने हीरानगर आवास में मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे तेज धमाका हुआ और इससे घर का मुख्य गेट, दरवाजे और खिड़कियां ध्वस्त हो गई और बुधवार की सुबह DIG नीलेश आनंद भरने विस्फोट के बाद मुआवजा करने पहुंचे और वहीं कैबिनेट मंत्री बशिंदर भगत और मेयर जोगिंदर पाल सिंह रोतेला भी उनके आवास पर पहुंचे और मौके पर मौजूद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्वियाल ने बताया कि जांच के बाद ही धमाके के कारणों का पता चल पाएगा और जांच में फोरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात 12:30 बजे जोरदार धमाका हुआ, जिससे घर की खिड़कियां और दरवाजे उड़कर दूर गिर गए और एक कमरे की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई और मामले की सूचना मिलते ही SP सिटी CO हल्द्वानी SDM मनीष सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मौके पर पहुंचे और घटना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने DIG को जांच का आदेश देकर खुद भी जिलाध्यक्ष से बात की है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी जिलाध्यक्ष से बात की और वहीं प्रदीप बिष्ट का कहना है कि धमाका कैसे हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और आसपास के लोगों ने बताया कि देर रात तेज धमाका हुआ और लगा कि कहीं जैसे बम फटा हो और सभी लोग घरों से बाहर निकले तो प्रदीप बिष्ट के घर के दरवाजे और खिड़कियां गिरी पड़ी थी। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 19 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 26 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 285 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 19,018 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और 3 जिलों रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला
और वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में 1-1 और देहरादून में 8, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2-2 संक्रमित मरीज मिले। और राज्य में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,261 हो गई है और इनमें से 3,29,521 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य की रिकवरी दर 96% और संक्रमण दर 0.10% दर्ज की गई है। कोविड टीकाकरण अभियान में सभी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्तराखंड को हर रोज 61,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज लगानी होगी, तभी ये 31 दिसंबर तक 100% आबादी को टीके लगाने का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। राज्य में 80.50 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज लगानी बाकी है और सरकार ने राज्य में दिसंबर तक 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार और विभाग के पास 110 दिन का समय बचा है और अब राज्य में वैक्सीन डोज की कोई कमी नहीं है। अब इंतजार सिर्फ टीके लगवाने वालों का है और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की ओर से स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण आंकड़ों पर लक्ष्य के अनुसार विश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई है और फाउंडेशन के अनुसार 12 सितंबर तक राज्य में 70 लाख लोगों को पहली और 23,57,000 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है और अब तक कुल 93.66 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। एचडीसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नोटियाल ने बताया कि फाउंडेशन हर 10वें दिन वैक्सीनेशन मीटर जारी कर रहा है और पहले हर रोज का टारगेट काफी तेजी से कम हो रहा था। इससे लक्ष्य समय पर पूरे होने की उम्मीद भी बढ़ रही थी। पिछले 10 दिनों में प्रतिदिन के लक्ष्य में कुछ कमी तो आई है, लेकिन वो पहले के मुकाबले कम है और अब लक्ष्य हासिल करने के लिए 110 दिन का समय बचा है और प्रतिदिन 61,222 लोगों को वैक्सीन लगानी होगी। उत्तराखंड में पहली बार दुधारू पशुओं में लपी स्किन डिजीज वायरस का मामला सामने आया और इससे पहले गाय भैंसों में ये बीमारी भारत में साल 2012 में पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में देखने को मिली थी। काशीपुर ब्लॉक के एक फार्म में 13 गाय भैंसों में लक्षण मिलने पर सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें 4 गायों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिले के पशुपालकों को अलर्ट कर दिया गया और पशुपालन विभाग के अनुसार पशुओं में वायरस आने पर उनके शरीर में जगह जगह गांठें बन जाती है और पशुओं को तेज बुखार हो जाता है और इसके चलते पशु चारा खाना भी छोड़ देते हैं और यह वायरस पशुओं में मक्खी, मच्छर, पशुओं से पशुओं का संपर्क, पशुलार आदि से तेजी से फैलता है और यह वायरस पशुओं की वायरल बीमारी है जो मनुष्य में नहीं फैलती और इसके साथ ही इस वायरस से पशु मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। काशीपुर ब्लॉक के एक फार्म में 13 गाय भैंसों में लक्षण पाए जाने पर उनके सैंपल जांच के लिए बरेली आवीआर भेजे गए थे और मंगलवार को आई रिपोर्ट में 4 गायों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और वहीं सिडकुल के इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग स्थापित करने के लिए महिलाओं और पूर्व सैनिकों को भूमि आवंटन की निर्धारित दर में 5% की छूट दी जाएगी। मंगलवार को ही सिडकुल निदेशक मंडल की 55वीं बैठक में ये फैसला लिया गया और मंगलवार को उद्योग मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के तहत निदेशक मंडल की बैठक मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में हुई और बैठक में उधम सिंह नगर के खुरपिया फार्म में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल एरिया कॉरिडोर के तहत केंद्र की संस्था के साथ संयुक्त रूप से विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए शेयर होल्डर और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट को स्वीकृति दी गई है और इस बार कैबिनेट में पहले ही मोहर लग चुकी है और इसके लिए संयुक्त उपक्रम कंपनी के गठन की भी स्वीकृति प्रदान की गई और इसमें आगामी 5 वर्षों में 50,000 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देने की योजना धरातल पर उतर जाएगी। और इसके अलावा उधम सिंह नगर के काशीपुर में एरोमा पार्क में उद्योग को आवंटित भूमि की दर
2,800 प्रति वर्ग मीटर से 2,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का निर्णय लिया गया और इस पार्क से 1,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर 8 से 10,000 युवाओं का रोजगार जुड़ेगा। और बैठक में स्टीयरिंग कमेटी गठित करने की बात भी हुई। निदेशक मंडल ने सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में पूर्व सैनिकों और महिलाओं को भूमि आवंटन पर निर्धारित दर में 5% की छूट का निर्णय लिया। आवंटियों और लंबित देयकों से संबंधित प्रमुख मामलों और विवादों का निपटारा करने के लिए समिति के गठन के निर्देश दिए गए। बैठक में उद्योग विकास सचिव राधिका झा, प्रबंधन निदेशक रोहित मीणा सहित तमाम अधिकारी शामिल हुए। उत्तरकाशी में बड़ेथी के पास गंगोत्री नेशनल हाईवे 15 से 22 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा और इस दौरान यहां ओपन टनल का निर्माण कार्य किया जाएगा। इस दौरान मनेरा बाईपास से वाहनों की आवाजाही होगी और गंगोत्री हाईवे पर शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर बड़ेथी के समीप ओपन टनल का निर्माण किया जा रहा है और यहां साल 2012 से 13 की आपदा के दौरान भूस्खलन के क्षेत्र विकसित हो गया था, जिससे अक्सर यहां सड़क बाधित रहती थी और साल 2017 में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना निगम लिमिटेड ने ऑल वेदर रोड के तहत यहां ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया था, लेकिन करीब 29 करोड़ की धनराशि खर्च करने के बाद भी ट्रीटमेंट सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद यहां करीब 28 करोड़ की लागत से रोड प्रोटेक्शन गैलरी का निर्माण का निर्णय लिया गया और दिसंबर 2020 से यहां 310 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 11 मीटर ऊंची ओपन टनल का निर्माण कार्य शुरू किया गया और निर्माण कार्य को अगस्त महीने में पूरा होना था, लेकिन अभी तक 70% कार्य भी पूरा नहीं हो पाया और निर्माणदायी संस्था का कहना है कि अक्टूबर महीने तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। और आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया कि टनल के एक हिस्से में स्लैब ढाला जाना है और इसके लिए टनल के भीतर सेटरिंग की जाएगी। इसके लिए 15 से 22 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। उत्तराखंड में बिजली बिलों में गड़बड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया और उन्होंने निर्देश दिया है कि इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए राज्य भर में 15 से 30 सितंबर के बीच शिविर लगाए जाएं और मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली है और उन्होंने ऊर्जा निगमों में कार्यों की गुणवत्ता और सुधारों के प्रति ध्यान देने की साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यों की धीमी प्रगति के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर इसे परफॉर्मेंस इंडिकेशन से जोड़ा जाए और निर्देश दिए गए कि ऊर्जा निगमों के कार्यकलापों में तेजी लाने और गुणात्मक सुधार के लिए टेक्निकल परफॉर्मेंस की व्यवस्था की जाए और उन्होंने ऊर्जा निगमों के स्तर पर संचालित परियोजनाओं और योजनाओं में टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित करने, संचालित विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण के साथ एसओपी तैयार करने, पुरानी विद्युत परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर हुए खर्चे और इससे उपलब्ध विद्युत क्षमता विकास का विवरण तैयार करने के भी निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने शहरों के विस्तारीकरण के साथ पावर स्टेशनों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता का मास्टर प्लान तैयार करने को कहा और उन्होंने लाइन लॉस के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए और वहीं मुख्यमंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और विद्युत स्टेशनों की स्थापना, विद्युत लाइनों से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों के निपटारे के लिए तेजी लाने के भी निर्देश दिए और वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में उद्योगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, इसके प्रभावी व्यवस्था की जाए।